गाइज हमारे देश के शहरों में आपको जितनी कहानियां नहीं मिलेगी ना, उतने हमारे शहर के हर एक गांव में आपको उतनी कहानियां मिलेगी। और ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास। जाहिद नाम का एक शख्स था जो कि हमारे देश में ही रहा करता था काफ़ी समय तक। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया और बाद में वो वहीं पे जाके सेटल हो गया। और ये वाली कहानी 1990s की है, 90 के दशक की कहानी। और गाइज ये वो समय था जब कोई भी फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करते थे। अभी हम लोग सबके पास एंड्रॉयड है, हमारे से पहले हमारे मॉम डैड के पास भी बहुत कुछ हुआ करता था, पेजर वगैरह। लेकिन 1990s के टाइम पे लोग एक दूसरे को खत भेजना ज़्यादा पसंद करते थे। अब यहीं पे जाहिद को एक बार एक खत आता है उसके घर पे एंड वो देखता है जैसे पढ़ के, तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि सितंबर 1 तारीख को आपके पिता का देहांत हो चुका है। और जैसे उसको ये वाली खबर मिलती है, जाहिद एकदम रोने लग जाता है और वो सोचता है कि आज अक्टूबर है, मुझे ये खत 1 महीने बाद आके मिल रहा है। मतलब 1 महीने पहले मेरे पिता की मौत हुई है। अब तक तो सब कुछ हो चुका होगा, सारी अंतिम क्रिया खत्म हो चुकी होगी जो भी होती है उनके रिलीजन में। और वो तुरंत बिहार अपने गांव जाने का वो फैसला ले लेता है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एक और एक विनती है गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है वो। ऑल्सो कमेंट भी कर दीजिए, कुछ भी आपको स्टोरी में अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, बस कमेंट कर दो। अब ये कहानी शुरू होती है। जाहिद फ्लाइट में बैठ के अभी मुंबई में लैंड करता है। 1990s का टाइम है, वहाँ पे पहले फ़्लाइट चेंज करना पड़ता था इवन इन डोमेस्टिक। तो वो मुंबई में उतरता है, यहाँ पे एक और एक फ़्लाइट लेता है फॉर पटना। वो पटना में फिर लैंड करता है। वहाँ पे जैसे वो लैंड करता है, उसका एक दोस्त था बहुत पुराना बचपन का, उसका नाम था राजीव। वो आता है और वो बस आके कहता है, भाई बहुत बुरा लगा यार, एक साथ सब कुछ हो गया एंड बहुत कम समय में हो गया यार, बहुत बुरा लग रहा है। फिर जाहिद कुछ कहता नहीं, वो बस उसको कस के गले लगा के एकदम रोने लग जाता है। और राजीव भी देखता है कि शायद वो सारी बातें अभी निकालनी नहीं चाहिए। एक काम कर, तू आजा गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, मैं तेरे घर तक छोड़ता हूँ। वो उसको उसके घर के पास जाके छोड़ देता है और बस खड़े खड़े ना उसको बोलता है, भाई तेरे को यहाँ पे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ पे मत रह, तू आ जा मेरे साथ आके रह, यहाँ पे अंदर ना अकेला घुट के मर जाएगा तू, मत जा अंदर। फिर जाहिद कहता है कि भाई मैं ऐसे कैसे ना जाऊँ अंदर, मेरा घर है ये, अंदर कोई ना कोई तो इंतज़ार कर रहा है मेरा, तुझे भी पता है, मेरी यादें हैं अंदर, मैं जाता हूँ। राजीव कहता है चल ठीक है भाई, वो तो तेरी मर्जी है, लेकिन मैं आता हूँ, वक्त पे मिलने के लिए आता हूँ तुझसे। और ये सब कुछ सुन के कह के जाहिद चले जाता है अपने घर के अंदर। ये जो घर था ना, ये जाहिद और जाहिद के परिवार वालों को कई जनरेशन से मिला हुआ था। काफ़ी टाइम से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। जाहिद जैसे घर के अंदर गया, उसने देखा कि हर एक कमरा एकदम ऑलमोस्ट टूटा पुराना है। हाँ, रहने लायक भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, मेरी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई, पूरा घर वो अच्छे से देख रहा है। फिर एकदम पीछे से ना उसको एक आवाज़ आती है, बहुत देर कर दी आपने बेटा। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसकी माँ रहती है वहाँ पे, फातिमा। वापस से कहती है, बेटा बहुत देर कर दी तूने। फिर वो जाहिद जाता है और एकदम कस के गले लगा लेता है उसकी माँ को और वो कहता है, अम्मी मैं क्या करूँ, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया। और वो जो आपका खत था वो भी मुझे 1 महीने बाद मिला। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा वक्त का अंतर है, चीज़ें भी बहुत स्लो काम करती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। खत भी 1 महीने बाद ही पहुँचते हैं। मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे रहना चाहिए था। कुछ देर बाद वो जाता है, जाके थोड़ा नहा धो के बाहर आता है, अपने आंगन की सीढ़ियों में बैठा रहता है। उसकी माँ आती है उसके बाजू में, फातिमा। जाहिद अभी उसकी माँ को पूछता है, अब क्या करेंगे, चलो आप भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अभी आप क्या करोगे। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा जब तक तुम्हारे अब्बा थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि जब तक वो रहेंगे ना मैं भी यहीं पे रहूँगी, लेकिन अब जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह फिर भी मुझे कहीं पे जाने नहीं देगी। मैं वो जो गेट देख रहा है ना, मैं वो पार ही नहीं कर पाऊंगी, तो देखेगा मैं पार ही नहीं कर पाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। जाहिद थोड़ा छिड़ गया कि अम्मी यहाँ पे क्या रखा है, गिन के 30 लोग हैं इस गांव में, आपको मिलाकर यहाँ पे क्या रखा है। हर कोई अपनी तरक्की के लिए यहाँ से शहर चला गया, मैं भी तो विदेश चला गया, आप भी तो वहाँ पे आ सकते हो, अपना अच्छा खासा घर है ऑस्ट्रेलिया में, आओ ना वहाँ पे। हमारा खानदान, हमारे पूर्वजों से लेकर अभी तक हम लोग इस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं। गाइस आपने सही सुना, ये एक कब्रिस्तान की कहानी है। एक कब्रिस्तान में बैठा है जाहिद, वो घर कब्रिस्तान के बीचों बीच है। यही है ये पूरी कहानी। अब कहानी पे मैं वापस आता हूँ।
जाहिद तुरंत उसकी माँ को कहता है, अम्मी कल के कल मैं इस घर को बेचने की तैयारी शुरू कर दूंगा। आप अभी कुछ बोलो या ना बोलो, मैं इस घर को बेच के ही रहूंगा। अब रात हो चुकी थी, जाहिद अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर वो कहता है चलो ठीक है, बाहर जाके मैं थोड़ा सिगरेट वगैरह फूंक के आता हूँ। बाहर जाता है, सिगरेट लाइट करता है एंड वो बस वहीं पे ऐसे ही खड़ा रहता है। तो देखता है कि वही जो वो बचपन से देखता आ रहा है, हर जगह पे कबर ही कबर, कबर ही कबर। कोई कबर सूख चुकी है, कोई कबर एकदम खाली है, कोई कबर जस्ट अभी अभी भरी है, और कुछ कबर खोद के रखी है। वहीं पे एक ऐसी कबर थी जिसके पीछे से उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसको झांक के देख रहा है। जब जाहिद ने ध्यान से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। जब वो उसके थोड़ा करीब गया तो उसको अचानक से उसके कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। जैसे ही जाहिद पलटा, उसने देखा तो ये उसकी माँ थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटा इतनी रात को कब्रों के पास, बहुत रात हो गई है और इतने रात को मुर्दों के पास नहीं आया जाता, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जाहिद कहता है कि माँ पता नहीं, उस एक कब्र के पीछे मैंने किसी की तो परछाई देखी थी। उसकी माँ ने बोला जल्दी से उठ यहाँ से, और उसको जल्दी से घर के अंदर लेके चले गए और कहा कि तू जाके अपने कमरे में सो जा, इसके बारे में सुबह में बात करें। जाहिद जाके सो जाता है, लेकिन उस अंधेरे में भी ना वो इसी के बारे में सोच रहा था कि वो परछाई किसकी थी। बचपन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने बचपन से तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर भी उसको ना एक एक्सट्रीम थॉट्स आए जा रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि इस रात के अंधेरे में कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ही बिस्तर पे, मेरे ही बगल में लेटी हुई है। लेकिन वो खरवट नहीं बदल रहा था, क्योंकि उसको एक शक हो रहा था कि कहीं मैं पलट जाऊँ और कोई मुझे दिख ना जाए और उसको मैं झेल ना पाऊँ। अब इसी सोच में सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, वो बाहर जाता है, पानी वगैरह पीता है, देखता है तो फातिमा यानी उसकी माँ घर में रहती नहीं है, शायद से बाहर गई होगी। और उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। जाहिद मेन डोर खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वो अपने घर से बाहर ऐसे कदम रखता है इधर उधर देखने के लिए, तो वो उस समय ना उसी एक कब्र की तरफ देखता है जहाँ पे उसने रात में देखा था और उसके पीछे उसको एक परछाई दिखी थी। ये उसी के बारे में सोच रहा था, हाँ यार यही थी वो कब्र। वहाँ पे धीरे धीरे कदमों के साथ चलते जाता रहता है, वहाँ पे कोई दिखता नहीं है, बस ऐसे ही जाता है। और उसी समय उसको याद आता है, अरे यार मेरे को तो एक ब्रोकर ढूंढना था ये घर बेचने के लिए। ठीक है, वो निकलता है वहाँ से राजीव के घर से, वो राजीव की बाइक भी ले लेता है, वहाँ से जाता है वो शहर से एक ब्रोकर को उठा के लेके आता है। वापस आते वक्त ब्रोकर भी है उसके साथ। ब्रोकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, लंबी लंबी बड़ाई मार रहा है अपनी, कि मैं आपका घर ऐसे चुटकियों में बिकवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारे ग्राहक हैं मेरे पास, ऐसा है वैसा है, और मैं आपके पापा को भी जानता हूँ वगैरह। फिर उसके बाद जाहिद भी उसको शह दिए जा रहा था कि हाँ हाँ सर ऐसा होगा वगैरह, और उसको लेके आ जाते हैं वहाँ पे। अभी सूरज ढलने को है बाय द वे। जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के अंदर कदम रखता है और वो घर देखता है, तो अच्छा ये है क्या, ठीक है। फिर वो घर के अंदर जाता है। जैसे ही घर के अंदर वो कदम रखता है, वो ब्रोकर, अचानक से उसकी जैसे आवाज़ ही चली गई और वो अपना एकदम गला पकड़ के ज़मीन के नीचे बैठ जाता है, और एकदम जैसे कि वो चोक हो रहा है किसी चीज़ की वजह से, मतलब कुछ अटक गया है या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कर रहा था। और जाहिद उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अब वो पूछता है, अरे हुआ क्या है आपको? फिर वो बोलता है कि नहीं कुछ हुआ नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई आके मेरा जस्ट गला दबा रहा था। अब बस एक गिलास पानी दे सकते हो मेरे को? जाहिद फौरन किचन में भागता है और वो देखता है कि उसकी माँ भी किचन में ही खड़ी है। फिर उसकी माँ उसको पूछती कि इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, ये पानी का गिलास वगैरह किसके लिए लेके जा रहा है? फिर जाहिद कहता है कि माँ मैं आपको सब कुछ बाद में बता, तो एक काम करो आप पहले मेरे साथ हॉल में आओ, जल्दी आओ। वो जाता है और वो उस ब्रोकर को पानी देता है। ब्रोकर थोड़ी सांस नॉर्मल अब लेने लगता है। वो कहता है, जाहिद भाई आप ये घर बेच नहीं पाओगे, मुझे नहीं लगता। फिर जाहिद पूछता है, लेकिन क्यों? वो ब्रोकर कहता है, दुनिया में ना जाहिद भाई 3 किस्म के लोग होते हैं। सबसे पहला, जिनको भूत महसूस नहीं होते, दूसरे जिनको भूत महसूस होते हैं, और तीसरे जिनको भूत वाकई में दिखाई देते हैं। और मैं वो तीसरा किस्म का आदमी हूँ। मुझे आपके माँ के बगल में अभी भी 20 से 30 प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही हैं, और ये सब के सब मुझे यहाँ से बाहर खींच के फेंकने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। मैं अगर यहाँ से नहीं गया या फिर मैंने इसको बेचने की कोशिश करी तो ये लोग मेरी भी जान पे हावी हो सकते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो वहाँ पे पानी का गिलास रखता है और वहाँ से भाग के चला जाता है। और फिर जब जाहिद पलट के देखता है उसकी माँ को, उसकी माँ वहीं पे एकदम
खड़ी रहती है और जाता है ये उसके पास, अपनी माँ के पास, और कहता है माँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप ये सब सोचो मत, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप डरना मत, हाँ बिल्कुल भी आप डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फातिमा ने जाहिद को बाहर आंगन में बिठाया और कहा कि बेटा बहुत सालों से हम ना कुछ बातें आपको बता नहीं रहे, लेकिन आज शायद से वो वक्त आ चुका है कि हम आपको सारी बातें बता दें। हमारे यहाँ पे ना कुछ ऐसे राज हैं जो दफन है। फिर जाहिद कहता है माँ ये सब मत बोलो, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ब्रोकर झूठ बोल रहा है, आप मत मानो उसकी बात, आप उसकी बातों में अपनी पुरानी सारी अफवाहों को मानने लग जाओगे, ऐसा मत करो, मानो मेरी बात, मैं हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर फातिमा कहती है बेटा तुम्हारे अब्बू की मौत मालूम है कैसी हुई है, मैं तुमको सीधा सीधा वही बताऊंगी, शायद से तुम अभी विश्वास कर लो। उनके आखिरी समय में ना वो एकदम अलग अलग हरकतें करने लगे थे, एकदम पागलों जैसी बातें करते थे। जैसे कि जब भी मैं कब्रिस्तान की रखवाली करता हूँ, चारों ओर घूमता हूँ, कब्रों के आसपास से गुजरता हूँ, मुझे कभी बार ऐसा लगता है कि किसी कब्र के अंदर से हाथ बाहर आ रहा है। अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थी कि कब्र के अंदर से जो लाश है वो चिल्ला रहे, रो रहे। और उस समय जब वो सोने के लिए आते थे वो सो नहीं पाते थे, क्योंकि जो ऐसी कब्रें हैं जो कि नापाक हैं, वो आते हैं उनके पास और आके कहते थे कि अब हम कहाँ जाए, अब हम जाए भी तो जाए कहाँ, आप बताओ हमें, हम आपके घर पे रहते हैं, आप बताइए। और उसी के कुछ 1-2 दिन बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, वो और झेल नहीं पाई ये सारी चीज़ें। मुझे लगा कि उनके साथ ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें अंत तक मेरे साथ भी होती रही। फातिमा कहती है कि जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई साया आकर मेरे छाती के ऊपर हमेशा बैठा हुआ रहता है। कभी भी ऐसे समय पर पंखा चालू हो जाता है, कभी भी एकदम आधी रात में जब मैं अकेली होती हूँ लाइट चले जाती है। बिजली होती है हमारे यहाँ पे, लेकिन जब भी मैं स्विच जाके देखती हूँ ऐसा लगता है कि किसी ना किसी ने जानबूझ के वो स्विच बंद कर दिया है। तो मानो या ना मानो, मैं यहाँ की चौखट भी पार नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अनदेखी ताकत मुझे यहाँ से रोकने की कोशिश करती रहती है। बेटा तुमको ये सब चीज़ें माननी ही पड़ेगी। हमारा घर प्रेत आत्माओं ने घेर लिया है। कब्रिस्तान उनके लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, उनकी कब्रें उनके लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, हर एक चीज़ वैसी की वैसी ही बनाई गई है, लेकिन हमारा घर भी उन्होंने अपने लपेटे में ले लिया है। हमारा घर भी उनके लिए कब्र बन चुका है। और मैं भी देख सकती हूँ सारी चीज़ें सही है। इस समय जाहिद एकदम चिढ़ जाता है और वो कहता है मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, और वो वैसे ही घर से बाहर निकल जाता है। फिर उसको याद आता है हाँ उसने राजीव की बाइक ली है, तो वो भी उसको वापस लौटाना था, और वो निकल जाता है वहाँ से। अभी कुछ देर बाद ना जाहिद और राजीव दोनों एक ढाबे पे बैठे हुए थे, एकदम खाना खा रहे थे वो लोग। और उस समय ना राजीव वो एकदम पुरानी यादें वगैरह निकाल रहा था, अरे बचपन में कितना मज़ा आता था वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात है यार, कुछ भी हो जाए तेरे घर के आसपास से निकलने को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। अभी भी डर लगता है, बचपन में भी डर लगता था। फिर जाहिद कहता है अरे डर तो बस कब्रिस्तान का है यार, घर का क्या है। राजीव कहता है नहीं यार, घर के पास भी जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है देख के कि अंदर 10-15 लोग रहते हैं, जबकि रहता कोई भी नहीं है। फिर वो जाहिद कहता है कि अरे क्या कर सकते हैं, अभी गाँव वालों की तो आदत ही है, एक इंसान को देख के ऐसा लगता है कि 10-15 लोग रह रहे हैं, उनकी आदत है यार, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते यार ये सब का। वो लोग रहते ही नशे में सब लोग। अभी आज की बात ले लें, एक दलाल को लेके गया था मैं अपने घर पे, एक ब्रोकर को, कि मतलब वो जाके बोला अगर घर बेच सके, कोई ग्राहक ढूंढ सके तो। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, डर के उल्टे पाँव वापस चला गया। राजीव कहता है अरे छोड़ यार, चल यार तू भी बहुत ज़्यादा थक चुका होगा, जा घर पे जाके अब थोड़ा आराम कर ले। अब राजीव बाइक से जाहिद को उसके घर पे छोड़ने वाला था। वो लोग जा रहे थे, एकदम अंधेरा है। फिर जाहिद पूछा अरे यार इतना अंधेरा क्यों है यार, स्ट्रीट लाइट से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है, और यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं। फिर राजीव कहता है भाई आज अमावस्या की रात है भाई, लेकिन थोड़ा चौकन्ना रहना, मेरी माँ ने बोला कि आज अमावस्या की रात में भूत प्रेत बाहर निकलते, जो नहीं निकल पाते वो भी। फिर जाहिद बोलता है कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं तो रहता ही कब्रिस्तान में हूँ, देखो तो पता ही है। उनके साथ ही उठता बैठता हूँ मैं। फिर वो दोनों हंसते रहते हैं। अब जाहिद देखता है कि सड़क के कोने में कोई तो औरत चलते हुए जा रही है। वो उसको देखता है और ऐसा थोड़ा ऐसा पीछे पलटता है, देखता है तो ये फातिमा है, उसकी माँ। और फिर ये कहता है राजीव का अरे 2 मिनट रुक रुक रुक, अरे भाई वहाँ पे कोई तो था यार, मुझे ऐसा लगा कि वो है। फिर राजीव कहता देख मैं जानता हूँ अपनों को तूने खोया है और ये सारी चीज़ें दिखती है, और इसलिए मैं तेरे को बोल रहा था यार मत रुक वहाँ पे, अमावस्या की रात, एक काम कर तू ना आज मेरे यहाँ पे आके रह जा। फिर जाहिद कहता है कि
एक काम करता हूँ, मैं आज अपने घर पे ही रुकता हूँ, कल सुबह आ जाता हूँ तेरे इधर। जाहिद अभी अंदर आ गया अपने घर पे, देखता है उसकी माँ इधर उधर नहीं है। फिर वो उसकी माँ के कमरे में जाता है, देखता है कि उसकी माँ उसके बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है और खिड़की से बाहर देख रही है। फिर जाहिद पूछता है कि माँ आपके खिड़की से तो सिर्फ खबरें दिखती है, अभी क्यों देख रहे हो, ज़िंदगी भर तो देखा है। फिर उसकी माँ कहती है वही बात है, ज़िंदगी भर देखा है तो अब क्यों नहीं। फिर उसकी माँ उठ के वहाँ से निकल जाती है और फिर जाहिद खुदा के वहाँ पे बैठ जाता है और देखता है कि एक कब्र है, ये वही कब्र है जिस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। उसके पास आके एक आदमी बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर का रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ये उठता है और ये बाहर जाता है कि चलो ठीक है मैं संभालता हूँ, क्योंकि लोग आते हैं अक्सर ऐसे कब्रिस्तान में रोते किसी ना किसी के मज़ारों पर। वो आया, फिर जाहिद घर से बाहर निकलता है एंड देखता है कि हाँ वो आदमी अभी भी उधर ही है। फिर वो जाता है, उस आदमी के ऐसे कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही वो आदमी पलटता है, ये आदमी कोई और नहीं जाहिद के अब्बा रहते हैं। जाहिद ये देखते ही एकदम शॉक हो जाता है, एकदम बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाता है। जाहिद की आंखें बंद हो उससे पहले जब उसने आखिरी चीज़ जो चीज़ देखी थी वो थी उसके अब्बा और अम्मी साथ थे और मुस्कुरा के उसके तरफ देख रहे थे। सुबह जब जाहिद की आंखें खुली उसको ऐसा लगा कि सब चीज़ सपना था, बस ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अब्बा नहीं थे, अम्मी भी नहीं, पता नहीं यार मेरे से यहाँ पे रहा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है मेरे को। ठीक है, वो उठता है, अपना सामान वगैरह वो पैक करता है, घर से निकलने लगता है कि पीछे से उसकी माँ फातिमा उसको पुकारती है और बोलती है बेटा कहाँ पे जा रहे हो। जाहिद कहता है माँ पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे घुटन सी महसूस होती है, मैं वापस आऊँगा, आप फिक्र मत करो, मैं आ जाऊँगा। बस 9-10 दिन के लिए मैं राजीव के घर जा रहा हूँ रहने के लिए, आऊँगा मैं, लेकिन आप फिक्र मत करो। फिर उसकी माँ कहती है तुम पक्का आओगे ना, हमें अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना, आओगे ना तुम। फिर जाहिद कहता है हाँ माँ मैं वापस आऊँगा। और वो ऐसे ही निकल जाते हैं और राजीव के घर पे वो 10 दिन रहता है, इंजॉय करता है। और जैसे ही जाहिद बाहर जाता रहता है ना, उस समय वो कहता है राजीव को कि भाई आते जाते रहना यार, घर पे थोड़ा संभाल लेना ज़रा सब चीज़ें, प्लीज़ देखभाल करना थोड़ा। और वो ऐसे ही निकल जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, घर पे देखता है ढेर सारी चिट्ठी आई हुई है। फिर वो जैसी पहली चिट्ठी उठाता है वो राजीव की चिट्ठी रहती है। वो कहता है अरे ये भी 1 महीने पुरानी चिट्ठी होगी। खोलता है, पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ रहता है जाहिद सुन के बहुत बुरा लगेगा देखो, लेकिन तेरे अब्बा के इंतकाल के ठीक 1 हफ्ते बाद 8 सितंबर को तेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, जल्दी आ जा यार, यहाँ पे ज़रूरत है तेरी। ये देखकर जाहिद एकदम कांप उठता है, कितने समय से मैं किसके साथ था। वो बेनाम वाली कब्र क्या वो मेरे अब्बू की नहीं मेरी अम्मी की थी? क्या मेरे अब्बू वाकई में वहाँ पे आए थे और मेरी अम्मी के लिए तड़प रहे थे वहाँ पे? वो कुछ भी नहीं सोचता है, जल्दी से अपना बैग वापस से लेता है और वहीं से एयरपोर्ट से निकल जाता है पटना के लिए। जैसे ही वो पटना पहुँचता है वो अपने घर के अंदर जाता है, घर एकदम खाली। फिर पीछे से उसको आवाज़ आती है बहुत देर कर दी तुमने बेटा। और अब वो खुशी के साथ पीछे देखता है और पीछे कोई भी नहीं होता है। एक आवाज़ सुनाई देती है उसको, बेटा वाकई में बहुत देर कर दी। और इस बार वो पलटता ही नहीं है, बस निकल जाता है वहाँ से। आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बात मैंने कहीं पे तो सुनी थी, बहुत विद्वान इंसान से सुनी थी, कि मुर्दों को खुद को नहीं पता होता है कि वो मुर्दे हैं। जो आत्माएं आपके इर्द गिर्द भटक रही है उनको खुद को नहीं पता है कि वो आत्माएं हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जिनके साथ भेंट मुलाकात होती है उनको खुद को नहीं पता है कि वो मर चुके हैं, और शायद आपको भी वो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप वो तीसरे किस्म के इंसान हो जिसको भूत प्रेत महसूस ही नहीं बल्कि दिखते भी हैं। एक बार ना गौर फरमाना इस चीज़ के ऊपर कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग बर्ताव करता है, सोचना कभी। शुक्रिया।